दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्जाम यूट्यूब चैनल में। चलिए, इसका पार्ट 201 का पार्ट 1 हो चुका है। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे, उनके पार्ट 2 के लेकर मैं फिर हाजिर हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पाठ्योत्तर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन ए एनसीसी, ऑप्शन बी रेड क्रॉस, ऑप्शन सी स्काउटिंग और ऑप्शन डी सभी। तो राइट आंसर इसका जो होगा डी होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि? माध्यमिक शिक्षा जो स्तर दो तरीके का होता है, एक तो 9 और 10 और एक उच्चतर माध्यमिक। तो ये बात कर रहा है माध्यमिक 9-10 की बात कर रहा है। तो चलिए, क्या होता है माध्यमिक स्तर की? कहानी विधि, ऑप्शन बी क्रिया विधि, ऑप्शन सी वाद विवाद और ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट है निम्न में से क्या 3Rs के अंतर्गत नहीं आता? 3Rs के अंतर्गत देखिए, पढ़ना, लिखना, गणित, ये तीनों संक्रियाएँ आती हैं। ठीक है, पढ़ना, लिखना, गणित, ये सभी संक्रियाएँ आती हैं। केवल क्या नहीं आता? अनुक्रिया नहीं आती। तो इसका राइट आंसर होगा अनुक्रिया। नेक्स्ट है पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है। ऑप्शन ए लक्ष्य तथा उद्देश्य, ऑप्शन बी विषय वस्तु, ऑप्शन सी अधिगम कार्य तथा अनुभव, ऑप्शन डी ज्ञान। तो देखिए, पाठचर्या परिकल्पना में ये उद्देश्य तथा लक्ष्य एवं उद्देश्य भी आता है, विषय वस्तु भी आती है और अधिगम का कार्य तथा अनुभव भी आता है, ज्ञान नहीं आता। डी ऑप्शन सही होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? ऑप्शन ए धर्म ग्रंथों पर आधारित, ऑप्शन बी मनोविज्ञान पर आधारित, ऑप्शन सी समाज की आवश्यकताओं पर आधारित, ऑप्शन डी छात्रों की रुचि पर आधारित। तो देखिए, इसमें राइट आंसर जो आधारित नहीं है, तो ये धर्म ग्रंथों पर आधारित नहीं है। ठीक है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है, समाज की आवश्यकता जो डिमांड होती है समाज में, उसी तरीके पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। और डी छात्रों की रुचि भी देखी जाती है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है ये प्रकृतिवाद के अनुसार पाठचर्या आधारित होती है। ऑप्शन ए बालक की शैक्षिक समस्याओं पर, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर, बालक की प्राकृतिक क्रियाओं पर, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा 6 का, वो डी होगा, उपयुक्त सभी पे। ठीक है। नेक्स्ट है मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, किसने कहा? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी रूसो ने, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ने। तो मैं बताऊं, ये संबंधित है रूसो से। ऑप्शन बी सही है। देखिए, एमाइल में जो है रूसो को प्रकृतिवादी माना जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा समर्थक प्रकृतिवादी का। उसने एमाइल, उसकी एक पुस्तक थी, उसमें उसने लिखा, वो कहता है कि सभ्य समाज जो इंसान को दूषित कर देता है, इसलिए वो चाहता है कि इंसान अशिक्षित ही सही है, जो कुछ सीखना होगा वो प्रकृति की गोद में सीख सकता है। तो रूसो है इसको, तो रूसो का वचन है, ऑप्शन बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। रूसो, लॉक, प्लेटो, उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको बताया है, रूसो है प्रकृतिवादी के सबसे बड़ा प्रकृति। वो कहता है कि प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षिका है मनुष्य की,
और उसका एक स्टेटमेंट भी है कि मनुष्य सामाजिक बंधनों में बंधा होता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन परंतु सामाजिक बंधनों में बंधा होता है। वो कहता है इस चीज़ के लिए कि मान लीजिए कोई फूल है, तो फूल देखे होंगे आपने, खिलते हैं और कितने अच्छे लगते हैं। मनुष्य उन्हें छू लेता है, तोड़ लेता है, तो क्या हो जाता है, वो मुरझा जाते हैं। और यदि प्रकृति में रहते हैं तो वो समय तक अच्छे रहते हैं। तो ये उसका कहना है, तो उसका मानना यही था। तो ये ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है, प्रयोजनवादी बल देते हैं, किस चीज़ पे बल देते हैं? विज्ञान तथ्यों पर, विज्ञान पर, विषयों पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी पर। डी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट है आपका, यूनान के स्पार्टा में पाठचर्या आधारित थी किसकी? शारीरिक विकास, शास्त्रों की शिक्षा या हथियारों का उपयोग या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी डी सही था। आपने यूनान में स्पार्टा नाम सुना होगा, क्योंकि बचपन में एक कहानी भी थी, एक चैप्टर था, घोड़े की लकड़ी वाला बना दिया था, रात में उसमें निकल आए थे। तो वहाँ का हरक्यूलिस, स्पार्टा का जो सबसे बड़ा शक्तिशाली जो योद्धा था वो हरक्यूलिस था। इसके नाम पे आज साइकिल भी हैं। ठीक है, तो यहाँ स्पार्टा में जो है शारीरिक विकास और शारीरिक शास्त्रों की शिक्षा और हथियारों का उपयोग निश्चित माना जाता, मतलब जो है शिक्षा दी जाती थी। दूसरा एक और, वहाँ अपोलो सूर्य देवता को मानते थे लोग। ठीक है, मूर्ति पूजक थे यहाँ के। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है किसकी? शिक्षा की, मनोविज्ञान की, संख्या शास्त्र की, मानव शास्त्र की। देखिए ऑप्शन बी होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है। बी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण, सामने लाना, नेतृत्व देना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा नेतृत्व देना। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है जी किस चीज़ का? मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का। देखिए सबसे पहले माना जो गया था वो मन का माना गया था। ठीक है, फिर आत्मा, फिर चेतन। लेकिन इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा मन, तो बताओ कौन से मन की बात कर रहे हो आप, दिखती नहीं है चीज़। वैज्ञानिकों के सामने यही बात आई कि दिखती नहीं है, तो उस चीज़ को कैसे मापोगे? फिर आत्मा, तो स्पिरिट जो है आत्मा भी जो है दिखती नहीं है। फिर व्यक्तियों के सामने आई चेतना, तो उन्होंने कहा चेतन की बात कौन सी करते हैं? फ्राइड कहता है 3 तरह के मन हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। तो ये तीनों चीज़ें नकार दी गई साइंस में। किस चीज़ को माना? व्यवहार को। तो व्यवहार एक ऐसी चीज़ जो थी वो ये थी कि व्यक्ति व्यवहार को क्या कर सकता है? माप सकता है। ठीक है, कुछ हद तक, सभी नहीं, ज़्यादातर या कुछ हद तक क्या कर सकता है? वो व्यवहार को माप सकता है। इसलिए वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, दूसरा एक और है, इन तीनों में से मन, आत्मा, चेतना, इन तीनों में से हम किसी को माप ही नहीं सकते थे, अनुमान ही नहीं लगा सकते थे, तो उस चीज़ को नकार दिया गया। शुरुआत आत्मा से, फिर मन से, फिर चेतन से। हाँ, नंबर 1 ये यहाँ से स्टार्ट हुई, आत्मा से, नंबर 2 मन, नंबर 3 चेतन, और फिर आ गया ये व्यवहार में। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन न बन सके, किसका कथन है? बहुत फेमस कथन है और ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है। ठीक है, और राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने वर्धा जो शिक्षा योजना जो थी, था जो है बुनियादी शिक्षा जिसे हम कहते हैं, उसमें यही बात कही थी उन्होंने सबसे ज़्यादा। वो ये कहा था कि बालक को शिक्षा एक रोजगार के रूप में होनी चाहिए, न कि बेरोजगारी के रूप में। तो वही है जी, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन न बने। तो टेक्निकल शिक्षा की बात उस समय महात्मा गांधी ने कही थी, ये वाली बात। तो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? लक्ष्य तथा उद्देश्य, विषय वस्तु का चयन, पाठ्यक्रम, सहायक सामग्री, मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर होगा 15 में का डी, मूल्यांकन। देखिए, लक्ष्य तथा उद्देश्य होंगे पाठ्यक्रम में, निश्चित बात है। विषय वस्तु भी होगी जो पाठ्यक्रम चयन करेंगे जिस क्लास के हिसाब से, और पाठ सहायक सामग्री TLM भी उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक मूल्यांकन ऐसी चीज़ है जो पाठचर्या से कोई मतलब नहीं है। मूल्यांकन बच्चे का किया जाता है, यानी जो है अधिगम का किया जाता है कि बच्चे ने कितना अधिगम किया, कितना सीखा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है। आपने ब्लाइंड अपंग वैसे हैं तो ये विशिष्ट बच्चों में आ गया बहरा बच्चा। तो मौन वाचन, आत्मीकरण, अंगुली वाचन, उपयुक्त सभी। देखिए, उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता पहली बात, तो ये तो गलत हो गया। अंगुली वाचन भी नहीं हो सकता, मौन वाचन भी नहीं हो सकता, जो बहरा है तो वो मौन और उसकी आवाज़ से कोई मतलब ही नहीं। आत्मीकरण, आत्मीकरण जो है सही है, क्योंकि आत्मीकरण में इशारे होते हैं, इशारों से, दृश्यों से हम उसे समझा सकते हैं, क्योंकि वो बहरा देख सकता है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा इसका। ऑप्शन कौन सही होगा इसका? इसका होगा बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं? ब्रेल लिपि, सामान्य लिपि, हिंदी की सामान्य लिपि, उपयुक्त सभी। तो आप जानते हो लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था ब्लाइंड बच्चों के लिए, जिसमें जो है अक्षर उभरे हुए होते हैं पॉइंटों में, ठीक है, बच्चे उससे पता लगा लेते हैं। तो ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट है, पाठचर्या का उद्देश्य है? ऑप्शन ए, छात्रों को उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रदान करना, शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। ये अलार्म बंद करो इसे। उपयुक्त सभी। तो सुबह के 5 बज गए, इस समय वीडियो बन रहा है 4 बजे से। तो 18 का इसका है। चलिए ऑप्शन डी, पाठचर्या की बात कर रहे थे, ये सभी, क्योंकि छात्रों को उपयोगी आवश्यक ज्ञान प्रदान करना ये पाठचर्या का उद्देश्य है। ज्ञान की व्यवस्था व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रदान करना ये भी है। शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना वह उद्देश्य ही होते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा आप सभी। नेक्स्ट देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है स्पेंसर का, रूसो का, फ्रोवेल का, स्किनर का। तो इसका राइट आंसर है स्पेंसर, ऑप्शन ए। अरे ऑप्शन ए। स्पेंसर का, ठीक है। नेक्स्ट है, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? ये है ब्यूसैम्पन का, हेनरी का, फ्रोवेल का, एनन का। तो ऑप्शन डी इसका सही है, एनन का। इस तरह से आपके ये दूसरी यूनिट ख़त्म हो गई। और धीरे धीरे देखिए, एक कहावत है कि तिनका तिनका से जो चिड़िया घोंसला बना लेती है। आप मेरे छोटे छोटे वीडियो देखेंगे, उनसे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और दूसरा सबसे एक बड़ी बात और है कि जो भी चैनल देखे गए हैं उनमें टीचर्स बिल्कुल भी नहीं है कोई भी चैनल में। या तो वो छात्र है या वैसे ही यूट्यूबर है कि इसमें से कॉपी किया उसमें से किया। लेकिन ये मेरा पहला ऐसा चैनल है और मुझे लगता है संभावित ये मेरा पहला चैनल ऐसा है कि जो आगरा यूनिवर्सिटी में उसकी अकॉर्डिंग और अनुभव के आधार पर कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये सोचते हैं ना कि पुराने ये आ सकते हैं, उसमें से एक आध क्वेश्चन रिपीट होता है, कभी ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो फिर दोबारा रिपीट कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसे 20 के अभी री एग्ज़ाम हुए हैं तो 19 और 18 और 17 या 16 तक के क्वेश्चनों में से आ सकते हैं। तो ये मैं जो बना रहा हूँ
कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको वही चीज़ दूँ जो क्वेश्चनों में आए। इसीलिए मैं कहता हूँ दावे के साथ आप लोगों से कि आप लोग निश्चित मेरे वीडियो को देखते रहिए। आपको 60 से 70% निश्चित मिलेगा। आपकी थोड़ी सी मेहनत आपका जीवन बदल सकती है। आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। बच्चे कह रहे हैं नेगेटिव मारोगे, भाई ये कोई एग्ज़ाम नहीं है। कैसा एग्ज़ाम? वनडे एग्ज़ाम। वनडे तो है एक दिन वाला, लेकिन वो वाला नहीं है जो कह रहे हैं जॉब वाला। जॉब वाले में हो सकती है नेगेटिव, लेकिन कभी भी आपने सुना होगा कि जो वार्षिक परीक्षाओं में, एनुअल परीक्षाओं में जब हम डिग्रियां ले रहे होते हैं तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब समय मिलता है तो मैं दे ही देता हूँ जवाब। और आप लोग जैसे मैं एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा समय लगता है, करीब करीब मुझे तो आदत हो गई है बनाने की, तो करीब 1.5 घंटा फिर भी लग जाता है मुझे, 1.5 से 2 घंटे एक वीडियो बनाने में। 10 मिनट की वीडियो बनाने में या 15 मिनट की वीडियो बनाने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, और सोचने में, उसको प्रोसेस करने में 2-2.5 घंटे लग जाता है। तो करीब 5 घंटे में एक वीडियो बन के तैयार हो पाता है, क्योंकि सोचना भी पड़ता है कि क्या आ सकता है क्या नहीं। तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, और अच्छा हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने साथियों को भी इनसे जोड़ें जिससे वो लाभ उठा सकें। और डेली मॉक टेस्ट में देता ही हूँ आपके लिए। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।